नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ। आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक गिवन है, जिसमें कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, और उसके साथ साथ ही आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये दोनों टॉपिक हमने बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर लिए हैं। आज थर्ड टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग देखें तो होपफुली आपके 3 क्वेश्चन, मैं कह सकता हूँ 3 क्वेश्चन उस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। वहाँ पर हमने आपका करंट अफेयर्स का जो भी न्यूज़ में रहा है उस टॉपिक से, और साथ ही साथ जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों चीज़ें हमने बेहतरीन ढंग से कवर करी हैं। इसी तरीके से आज बायोटेक्नोलॉजी से जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बेहतरीन ढंग से कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, इसके जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम मोड यूपी चैनल, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताता भी रहूँगा। ये लेक्चर बोथ बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और इंग्लिश वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी, आखिर बायोटेक्नोलॉजी को क्या इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी का एक लेमैन लैंग्वेज में। देखिए, जितना भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं जो कि पहले कुछ और हुआ करती थी और आज उनका रूप बदल के किसी और तरीके से वो प्रेजेंट हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रखी है। जैसे कि पहले आप लोग देखते होंगे कि पंपकिन या फिर कद्दू कह सकते हैं, ठीक है जी। कद्दू पहले आपका नेचुरल जो कद्दू होता था ये आपका गोल आया करता था, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेके, ठीक है, जैव विज्ञान की मदद लेके अब उसी का शेप आपने देखा होगा कि मार्केट में अब लंबा कद्दू आने लग गया है। मतलब कि आपको लौकी के शेप का कद्दू आने लग गया है। तो ये कैसे आखिर हो पाया? देखिए, हो इस तरीके से पाया कि कुछ आपके कद्दू के जीन्स या फिर आपके पंपकिन के जीन्स और उसी के साथ साथ ही कुछ आपके लौकी के जीन्स, ठीक है, इन दोनों को मिला के आपको लैब में मिक्स करके ये नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करा गया है, जो कि आपका लंबे कद्दू के फॉर्म में आता है। ऐसे ही आप लोग सुनते होंगे डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट। डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान के चलिए कल जिसका बहुत सारा पैसा है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प लेके या फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेके अगर वो चाहे कि उनके बच्चे की आवाज़ लता मंगेशकर जैसी हो जाए, या फिर उनकी बच्चे की जो हेयर स्टाइल है, उनके बालों का जो टेक्सचर वगैरह है वो शाहरुख खान जैसा हो जाए, हाइट खली जैसी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें वो चाहे तो ये पॉसिबल है। आज के युग में, आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हो पा रही हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मदद से हो पा रही हैं। अब एक एक करके हम इसका डिटेल से आपका डिस्कशन करेंगे कि किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी से कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लांट से हो, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन रूप से हो, या फिर फूड में हो, या फिर आपके निजी ज़िंदगी में हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपसे बायोटेक्नोलॉजी से, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, डिफाइंड सिलेबस तो आपका यूपी पीसीएस में गिवन है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में नहीं गिवन है। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी में आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जिस ट्रेंड में आए हुए हैं उसी को रिलेट करके मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेके उनको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, कुछ तोड़ मरोड़ के चेंजमेंट करके, ठीक है जी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई एक सिंपल ड्रग है उसकी बहुत सारी कॉपी बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। उसी के साथ साथ ही एग्रीकल्चर में आप लोग को मैंने ये एग्जाम्पल दिया लौकी का, और इसी के साथ साथ ही आजकल ऐसी आपकी क्रॉप्स आ रही हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं या फिर आपको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होती हैं। मतलब कि ना तो उनमें कीड़े लगते हैं और ना ही घास फूस ज़्यादा उसमें फसल में उगती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं आपकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से।
इसी के साथ साथ ही एनर्जी की हेल्प में आप लोग देखते हैं कि आपका जितना भी फ्यूल आ रहा है, बायोफ्यूल आपने सुना होगा, ठीक है जी। तो ये बायोफ्यूल, आपकी जो बायो शब्द है इसका मतलब है कि ये बायोटेक्नोलॉजी से निकल के फ्यूल में कुछ ऐसी चेंजमेंट करी गई है कि बायोलॉजिकल आपके ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेके फ्यूल का नया रूप बनाया जा रहा है। तो ये एनर्जी में आपका एक एग्जाम्पल है। उसी के साथ साथ ही इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में जैसे बायो रेमेडिफिकेशन, ठीक है जी, आपके छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेके, कीड़े मकोड़ों की हेल्प लेके किसी भी इन्वायरमेंट में, जैसे पानी में मान के चलिए पॉल्यूशन है, उसको ख़त्म करने का तरीका निकाला है लैब में हमने। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में भी काम आ रही हैं। उसी के साथ साथ ही फूड इंडस्ट्री में तो आप लोग देख ही रहे हैं, अपने आसपास आप लोग इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिसका प्रारूप चेंज होकर आपको अब किसी और रूप में मिल रहा है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, और केमिकल इंडस्ट्री में तो इसका उपयोग हो ही रहा है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका। अब देखिए, आपको पहले तो जानना है कि कितने टाइप की आपके बायोटेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है। 4 टाइप के बायोटेक्नोलॉजी इसके बारे में आपको जानना है। रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही साथ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब देखिए, रेड बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका कहाँ होता है? रेड बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका होता है मेडिकल पर्पस में, ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मदद लेके कोई एक ऐसा ड्रग प्रोड्यूस करना, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो मानव जाति को या फिर ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है। किसी भी मेडिसिन की डिस्कवरी करना, ठीक है, कोई फार्मूले से आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद लेके उसी की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना उस ड्रग की, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रेड बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। जैसे कि स्टेम सेल का इस्तेमाल करके आपके विभिन्न रोगों को ठीक करना। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल का एक तरीके से, आपको स्टेम सेल में डिटेल में बताऊंगा आपको आगे चल के। अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्टेम सेल लेके मदद लेके आपकी जितनी भी आपकी बीमारी हैं, मान के चलिए किसी के ब्लड में कोई दिक्कत है, ठीक, तो स्टेम सेल थेरेपी से उसके ब्लड में जो दिक्कत है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ही किसी के लीवर में कोई पार्ट्स मान के लिए डैमेज है, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस करना, उसको ठीक करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा करी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेड बायोटेक्नोलॉजी में आती है। अब अगला चलते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुनते ही आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस याद आना चाहिए, ठीक है। ये इंडस्ट्री में आपके काम आती हैं सारी चीज़ें। इसका आपका उपयोग होता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी का नए केमिकल्स का फॉर्मेशन करना और न्यू टाइप ऑफ फ्यूल्स का निर्माण करना। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वाइट बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। जैसे कि आजकल आपका बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, ठीक, बायोफ्यूल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, चाहे वो इथेनॉल प्रोसेसिंग हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बायोफ्यूल से निकल के आ रही हैं, ठीक। कैसे बताता हूँ, मान के चलिए आपकी मक्का है, ठीक है जी, कॉर्न। अब कॉर्न पहले खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता था, लेकिन अब इसी का इस्तेमाल करके आपके फ्यूल बनाने के इस्तेमाल करने के लिए करा जा रहा है, जिसकी वजह से आपका पेट्रोल बढ़ रहा है ना, E20 जो भी आप सुन रहे हैं पेट्रोल वगैरह, E35 या फिर E100 तक का, ये सारी की सारी चीज़ें बायोफ्यूल से आपकी मैन्युफैक्चर हो रही हैं। कॉर्न जिसका इस्तेमाल खाने के लिए करा जाता था मक्के का, अब उसी से आपके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है और वही आपका E20, E35, 40 में आपका कन्वर्ट होके आपके सामने परसा जा रहा है। इसी के साथ साथ ही आपके कहा जा रहा है गन्ना, शुगर केन। शुगर केन की मदद से आपके इथेनॉल वाला फ्यूल बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोफ्यूल की एग्जाम्पल हैं। जितना भी ये चीज़ें जो आ रही हैं ये सारी वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? अब देखिए, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आपका होता है कि ग्रीन वर्ड सुनते ही आपको ग्रीनरी दिमाग में आनी चाहिए, हरी, मतलब कि एग्रीकल्चर। इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं, आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में जितना भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंडर रखी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपकी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल, ठीक है। जितनी भी आपकी आजकल फसलें आ रही हैं
जिसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप करी जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करी जा रही हैं, जिसको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। अब देखिए कि इसके कुछ इन्वायरमेंटल थ्रेट्स भी होते हैं। मान के चलिए आपने कुछ ऐसी फसल बना ली जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो आपको क्या लगता है कि जो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा? नहीं होगा, वो 100% आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल नई नई बीमारी निकल के आ रही हैं इंसानों में, ठीक है। जो कभी बीमार नहीं रहते थे, जो बहुत हेल्दी हैं, अचानक से उनके अंदर कोई नई बीमारी निकल के आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो पा रही हैं इसी कारण की वजह से कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत मिसयूज भी हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट इस पर कई तरीके के लगाम भी लगाती है, लेकिन फुली वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये 3 तरीके की चीज़ें हो गई, रेड, वाइट और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो कोर गवर्नमेंटल जो फिलॉसफी होती है वो हमेशा रहती है कि आपके जितने भी नागरिक हैं उनको उनकी सुरक्षा करी जाए, ठीक है। असली में सुरक्षा तो हो नहीं रही है, ये सब आप भी जान रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे। अगला है आपका ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए ब्लू वर्ड सुनते ही आपको पानी का जो रंग है उसको याद आना चाहिए कि हाँ, पानी का रंग नीला होता है। तो इसी की हेल्प लेके आपके जो मरीन में या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में आपके कोई प्रोसेस करना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, कहाँ पर आपके मरीन इन्वायरमेंट में या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ें आपके ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं, ठीक। जैसे कि आपके नॉक्सियस वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती है, ऑर्गेनिज्म होता है, इसका प्लोरीफरेशन मतलब कि इसको बढ़ने से रोकने के लिए, ताकि आपके पानी के अंदर जो एक तरीके से बीमारी फैल रही है ये कंट्रोल में हो सके, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। इसी के तरीके से आपका मान के चलिए, ये देखिए ये पानी है, ठीक है, पानी है, इसमें मान के चलिए कोई जहाज़ आपके जा रहा था, और इस जहाज़ में आपके टैंकर लोड थे, किसके? तेल के टैंकर लोड थे। और किसी कारण की वजह से मान के चलिए कि आपका ये जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता है और तेल पूरी तरीके से आपकी सतह पर फैल जाता है, आप क्या करेंगे? आप अगर ये तेल इसी सतह पर इसी तरीके से रहा तो ऑक्सीजन का इनफ्लो पानी के अंदर आपके घट जाएगा। जब ऑक्सीजन का इनफ्लो आपके पानी के अंदर घट जाएगा तो इसके अंदर जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे मछलियाँ हों, चाहे आपके और जीव जंतु हों, ये सारे के सारे आपके मरने लग जाएंगे। भाई ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो ऑटोमेटिक मरने लग जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर निकल नहीं पाएगी। उसी के साथ साथ ये सनलाइट भी अंदर पहुँच नहीं पाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से तेल की वजह से। तो बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है, और तेल को आपके इकट्ठा करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अब साइंटिस्ट ने क्या किया है? साइंटिस्ट ने लैब में ही आपके डेवलप करे हैं ऑयल जैपर्स। क्या याद रखिएगा इसका नाम? ऑयल जैपर्स कहते हैं। ऐसे आपके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आपके कीड़े डेवलप करे गए हैं, ठीक है, जो आपकी इस सतह पर छोड़े जाते हैं और जो तेल को कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब कि जितना भी आपका यहाँ पर तेल स्पिल्ड है, इस सारे तेल को वो खा लेते हैं, ठीक। बाद में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करके आपके रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तेल खा लेते हैं, जिसकी वजह से सतह आपकी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। तो ये आपका एग्जाम्पल था एक ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो 4 तरीके की बायोटेक्नोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। रेड मेडिसिन से, वाइट आपकी इंडस्ट्री से, ग्रीन एग्रीकल्चर से, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी आपकी कैसे? ये आपके मरीन्स एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपको पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका क्या होता है ये समझिए। ये एक प्रिंसिपल है आपका, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग आपके ऑर्गेनिज्म हैं, मान के चलिए मैं हूँ या फिर आप, अगर हम में किसी तरीके का बदलाव लाना है तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाके, ठीक है। और यही प्रोसेस आपका टोटल कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। और ये किसकी वजह से होता है? ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से आपका ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल आप समझिए। डिज़ाइनर बेबी का एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा? डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए कि कोई अपनी संतान को चाहता है, आने वाले वक्त में ये पॉसिबल है। अभी तो ये जस्ट एक थ्योरी है,
लेकिन बहुत नियर फ्यूचर में आप लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको होती नज़र आएंगी। ठीक, मान के चलिए किसी का बहुत पैसे हैं और बायोटेक्नोलॉजी में वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक, और जो उसको बाल्डनेस वगैरह है, गंजापन है, वो बिल्कुल उसको ना हो। ठीक है, और उसकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, पिच उसकी बिल्कुल परफेक्ट हो, और अल्जाइमर की जो बीमारी आपकी धीरे धीरे हो सकती है बुढ़ापे में, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा आपका लो हो, और उसकी विजन बिल्कुल शार्प 20/20 हो, और एक ही साथ वो स्प्रिंटर भी हो, मतलब कि उसके पाँव बहुत मजबूत हो ताकि वो दौड़ भाग अच्छे से बेहतरीन ढंग से सके। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल पॉसिबल है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में आती हैं। ठीक है, इसे ही डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर डिज़ाइनर बेबी आ जाता है तो उसका मतलब क्या है ये आपको समझा दिया मैंने। और ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से करी जा सकती हैं आपकी। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपकी होती क्या है ये समझिए। मान के चलिए कि पिच जो आपको ठीक करनी है, किसी की आवाज़ ठीक करनी है, तो उसके आवाज़ का जो आपका डीएनए है, ठीक है, जब डीएनए स्टडी करा गया तो उसकी डीएनए जब स्टडी करा गया तो उसको वोकल में जो डीएनए था, जिसकी वजह से उसकी पिच या फिर उसकी आवाज़ ऊंची या नीची या फिर सुरीली हो सकती है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसका एक डीएनए है जिसको स्टडी करा गया। साइंटिस्ट ने जब वो डीएनए पाया, मान के चलिए, तो उस डीएनए का पोर्शन, ये जो रेड पोर्शन दे रखा है आपको, ये समझ लीजिए इसकी वजह से हो रहा है। तो क्या करेगा आपको, ये टारगेटेड डीएनए का मतलब होता है टारगेटेड डीएनए, जिसको आपको रिमूव करना है और उसकी जगह पे एक परफेक्ट डालना है आपको, जैसा आपको चाहिए। ठीक है, उस तरीके का डीएनए आपको डालना है। तो ये टारगेटेड डीएनए को एक तरीके से यहाँ पर रखा गया, ये देखिए टी डीएनए, साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट्स, उसके बाद इस पर कट लगाया जाएगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, इस डीएनए पे जिसको हमको रिमूव करना है, जिसकी जगह पे दूसरा लाना है, इस पर कट लगाया जाएगा। कट लगाने के बाद ऐसे डीएनए को लाया जाएगा, ऐसे डीएनए को लाया जाएगा जिसके अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। मतलब कि जैसे आपको जीन चाहिए, मान के चलिए लता मंगेशकर की तरीके से आपको आवाज़ चाहिए, तो लता मंगेशकर की जीन की जो कॉपी है उसके तरीके से आपकी जीन को डेवलप करके, या फिर मान के चलिए वो जिंदा होती तो उन्हीं को जीन को रिमूव करके आपके उस वोकल वाले जीन को जहाँ पर आपने कट लगाया था वहाँ पर ये फिट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट आपका अब प्लाज्मिड तैयार हो गया है। रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है तोड़ के उसका फिर से फिट कर देना नए तरीके से। ठीक, उसके बाद इसको कल्चर करा जाएगा। कल्चर मतलब कि उसको फिर से आपके बॉडी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इंसर्टेड टी-डीएनए कैरिंग न्यू जीन, ये मदर के फीटस में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे वो डेवलप करेगा तो आने वाले वक्त में जब रिजल्टेंट होगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेम वैसा होगा जैसे कि आपको चाहिए था। जैसे वोकल में आपको ठीक करना था तो आवाज़ बिल्कुल अब उसकी वैसी हो चुकी होगी। तो यहाँ प्लांट का एग्जाम्पल ले रखा है। मान के चलिए आपको कोई ऐसा प्लांट चाहिए था जिसपे मान के चलिए कि कीड़े मकोड़े ना लगे, तो कीड़े लगने वाले आपको जो डीएनए था उसको आपने रिमूव करके जहाँ से कीड़ा नहीं लगना चाहिए था उस डीएनए को आपने डाल दिया, और फाइनली जब वो पेड़ तैयार होगा तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जब RDNA लिख के आएगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिख के आएगा, 100% आपके एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो आपको उसका मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से पता होगा। ठीक है जी, तो ये रिकॉम्बिनेंट का बेसिक प्रोसेस है। डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ सकता था, इसलिए मैंने समझा दिया। अब इसमें कोई खास थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों की मदद लेके आपके क्या करा गया, 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट आया है। 3 पेरेंट बेबी का मतलब सुनते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि जो बेबी अब बॉर्न हो रहा है उसमें मोटा मोटा कह सकते हैं कि 3 लोगों की हेल्प से ये हो पा रहा है। ठीक है, ये 3 पेरेंट बेबी आपका होता है जिसमें ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आपका जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके आपका बनाया जा रहा है, जिसमें कि 1 मैन, एक आदमी और 2 वुमेन इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से वो थर्ड आपका बेबी आपका बनेगा। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हेल्प से करा जा रहा है, तो इसको 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। ठीक है, और स्पेसिफिकली इसमें आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है आपका स्पेसिफिकली जो मैं कहूँ आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके मैनिपुलेशन करके कुछ चेंज करके आपके एक तरीके से 3 पेरेंट बेबी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया है।
जिसकी वजह से नया बच्चा आपका होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प लेके। अब सवाल मन में उठना चाहिए आपके कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प हमने सिर्फ क्यों ली, ठीक है, कुछ और भी तो ले सकते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प हमने इसलिए ली है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए आपका होता है, ठीक है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, इसका साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटीन वगैरह है, सब कुछ होता है डीएनए किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादातर टोटली आपके 99.9% आपके कहाँ से आता है, मदर के पार्ट से आता है। कहाँ से आता है, मदर के थ्रू आता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन करना आपके बिल्कुल सही रहेगा। जब उसके बाद वो मॉडिफिकेशन करके आपकी मदर के फीटस में डाला जाएगा तो जो बच्चा आपका होगा वो ऑटोमेटिकली आपको जैसा चाहिए था वैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल, इसीलिए भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी माइटोकॉन्ड्रियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके 3 पेरेंट बेबी में करा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी आपकी बहुत घातक बीमारी होती है, ये जेनेटिक बीमारी होती है, इसको आप नेचुरली क्योर नहीं कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि दवा की मदद से क्योर हो जाए तो ये नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा, तभी आपको माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बाद आपका 3 पीपल की हेल्प से उसके बाद विट्रो फर्टिलाइजेशन करके आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो आएगा आपका। मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अब ये आपका एक वुमेन को हेल्प कर सकता है इनफर्टिलिटी से आपका निकलने में। मान के चलिए किसी वुमेन इनफर्टिलिटी है तो उसे ओवरकम होने में आपका ये मदद कर सकता है। कौन सा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल वाली जो आपकी टेक्निक है, जो आगे आपको समझाऊंगा। और ये साथ ही साथ आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर जितने भी हार्मफुल माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हो सकती हैं, जिस मान के चलिए किसी का बच्चा होने वाला है और उसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हो सकती हैं जो मदर को हो, वो आगे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसको प्रिवेंट करा जा सकता है। अब समझिए कैसे कर सकते हैं हम लोग ये। अब ये आपका 2 तरीके से करा जा सकता है, ठीक है। एक है आपका मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र और दूसरा है आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इन दो टेक्नोलॉजी के हेल्प से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मैनिपुलेशन करा जा सकता है, जिसकी वजह से जो बच्चा आगे पैदा होगा उसमें उस तरीके की आपकी जो बीमारी थी मदर में थी वो आगे जेनेटिक बीमारी आके ट्रांसफ़र नहीं होगी। कैसे, समझिए। अब देखिए डायग्राम के हेल्प से समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है मदर का एग, ठीक, मदर का आपका एग है और जिसका मान के चलिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर जो होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है, जो भरा होता है सेल के अंदर, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। अब मान के चलिए इस साइटोप्लाज्म में आपके दिक्कत है जिसकी वजह से वो बीमारी आपके आ रही है, तो क्या करा जाएगा, उस मदर से आपके उस मदर के एग के थ्रू आपके उस न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस आपका केंद्रक होता है सेंटर में, उसको रिमूव कर लिया जाएगा, जिसके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी सिक्योर्ड होती है। और कोई डोनर मदर है, ठीक है, कोई डोनर मदर है, उसका भी एक एग है, उस एग में से आपके जो न्यूक्लियस है डोनर एग का, अब भाई न्यूक्लियर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट होती है कि बच्चा आपका किस तरीके का होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मदर का जो न्यूक्लियस है, हमारे जो मदर के अंदर जिसको हमको चाहिए, उसका न्यूक्लियस हमने आपके प्रिजर्व करके रख लिया, बचा के रख लिया। और डोनर एग के अंदर का हमने क्या करा, डोनर एग के हमने न्यूक्लियस को रिमूव करके उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और उसके साइटोप्लाज्म को हमने आगे बढ़ाया। मतलब न्यूक्लियस रिमूव करके न्यूक्लियस लेस आपके सेल को आगे बढ़ाया, और जो न्यूक्लियस हमने यहाँ से रिमूव करा था उस न्यूक्लियस को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो ये ऐसा प्रारूप आपका ले लेगा। देखिए ये साइटोप्लाज्म वगैरह हमने डोनर से लिया है और जो न्यूक्लियस है आपका ये मदर से लिया है। अब ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर पुट कर दी, उसके बाद फिर से इसे प्लेस कर दिया जाता है मदर के किसमें, आपके फीटस यूट्रस में, और उसके बाद आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा जाता है, जिसमें आपके क्या करा जाता है, इसमें पहले ये जो आपका एग है, हेल्दी एग को, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पर्म के साथ इन्फ्यूज किया जाता है फादर के, और बाद में इसको एग को क्या करा जाएगा, इसको एम्ब्रियो में आपके प्लेस कर दिया जाएगा मदर के यूट्रस में, ठीक है, मदर के यूट्रस में आपके प्लेस कर दिया जाएगा। और जिसकी वजह से बाद में जब बेबी आपका बॉर्न होगा तो उसके अंदर जो बीमारी आपकी होनी थी, माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी जो होनी थी, ये अब नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने यहीं पर रिमूव कर दिया।
देखिए कितने आपके बेहतरीन ढंग से करा जा रहा है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें हो पा रही हैं आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेस आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से ये सारी की सारी प्रोसेस जो होता है कि न्यूक्लियस को रिमूव करना और फिर से न्यूक्लियस को अंदर डालना एग के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प से हो पा रही है, ठीक। तो ये मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र आपका था, ये एक टेक्नोलॉजी थी। अब दूसरा एक और होती है, वो समझिए उसमें क्या होता है। अगली आपकी होती है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इन ह्यूमन एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं, ठीक, मान के चलिए पेशेंट जो कपल होते हैं, इन्होंने पेशेंट कपल का जो आपका एक तरीके से फर्टिलाइज जो एग होता है, ठीक है, मदर का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, इसको एक तरीके से निकाला जाता है, ठीक, निकाला जाता है। उसके बाद देखा जाता है इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है आपके, तो क्या करा जाएगा, इसमें से आपके हेल्दी न्यूक्लियर को रिमूव कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक तरीके से पहले देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है और फर्टिलाइज्ड एग को रिमूव किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बाद में करा जा रहा था, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद आप क्या करना है ये जानना है, ठीक। उसके बाद आपके यहाँ पर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया और कोई डोनर कपल है, डोनर कपल ने मान के चलिए फर्टिलाइजेशन, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है और इसका एग को आपके साइंटिस्ट लोग लेते हैं, उसके न्यूक्लियस को रिमूव करके ये लोग आपके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो बाहर का शेल है, मतलब कि आपके जो क्या है सेल है जिसके अंदर आपके साइटोप्लाज्म है, उसको आगे बढ़ाया जाता है और हेल्दी न्यूक्लियस को, जो कि आपके किसे पेशेंट कपल से लिया गया था, उसको इसमें प्लेस कर दिया जाएगा। इसको प्लेस कर दिया जाएगा, इसको बाद इन्फ्यूज़ करके फिर 6 से 8, यहाँ देखिए 6 से 8 दिन का ओल्ड एम्ब्रियो को आपको जब देखा जाएगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी जो होंगी ये आपकी ख़त्म हो चुकी होंगी और इसको बाद में पेशेंट में प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद एम्ब्रियो जो आपका होगा वो बिल्कुल नॉर्मल आपका होगा और आगे जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी आपकी नहीं होगी। यहाँ पर आपके देखिए दो में डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर बाद में आपके फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पहले फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके बाद ये प्रोसेस आपको करा जा रहा है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है और दोनों में आपके माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी लाई गई है। ये ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। आने वाले वक्त में इसका बहुत ज़्यादा यूज भी आप देखने वाले हैं। अब ये चीज़ है और आगे आपको स्टेम सेल आपको थेरेपी बताऊंगा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। होपफुली आपको माइटोकॉन्ड्रियल वाली कुछ चीज़ें बीमारी जो होती हैं उसका क्योर कैसे होता है ये आपको पता चल गया होगा। ये पूछी जाती है आपसे कि मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र क्या होता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जीन थेरेपी के बारे में समझिए, ठीक, कि जीन थेरेपी आपकी क्या होती है। मान के चलिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक, उस जेनेटिक डिसऑर्डर में उसको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। हमको रिमूव करना है कि आगे जो मतलब एक तरीके से वो बीमारी हमें आगे ना हो, ठीक। तो उसमें क्या करा जाएगा, उसमें आपके उस जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने का तरीका भी है, ठीक। एक सेल उठाई जाएगी जहाँ पर आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस सेल का वो पार्ट आपका उठाया जाएगा जो नॉन फंक्शनिंग है, जिसकी वजह से बीमारी आपकी है जेनेटिक बीमारी। फिर उसको रिमूव करके आपके एक फंक्शनिंग आपका पार्ट डाल दिया जाएगा, जिसको डालने के बाद वो बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। इसको देखिए रिप्लेस करके ये फंक्शनिंग पार्ट यहाँ पर डाल दिया जाएगा। एडिंग डीएनए कंटेनिंग फंक्शनल वर्जन ऑफ द लॉस्ट जीन, जिस जीन को आपने रिमूव किया उसका फंक्शनल वर्जन यहाँ पर आपने फिर से डाल दिया। फिर आगे जब आप देखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें जब हो जाएगी थेरेपी, उसके बाद आपकी जो सेल होगी ये नॉर्मल फंक्शन करना आपके शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक। तो ये कहलाती है आपकी जीन थेरेपी, ठीक है जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जीन थेरेपी क्या होता है, डायग्राम की हेल्प से आप बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी का हेल्प लेके आपके सोमैटिक थेरेपी करी जाती है और जर्म लाइन थेरेपी करी जाती है। अब देखिए यहीं से आपका टेक्निकलिटी शुरू होती है, एग्जामिनर इसी में घुमाता है और बच्चे घूम जाते हैं, ठीक। तो सोमैटिक थेरेपी क्या होती है और जर्म लाइन थेरेपी क्या होती है, दोनों में अंतर है। पहले अंतर समझिए उसके बाद देखते हैं। सोमैटिक थेरेपी सबसे बेसिक अंतर यह है कि सोमैटिक थेरेपी जो होती है इसमें जो थेरेपी आपकी जीन में थेरेपी करी जाती है, ये जैसे मेरे अंदर कोई
कोई जेनेटिक बीमारी है, अगर मुझे क्योर करा जाएगा तो ये मेरे तक ही ये क्योर रह जाएगा, मतलब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर मेरी कोई ऑफस्प्रिंग है, मेरी कोई औलाद होगी, तो ये गारंटी नहीं है कि वो जो बीमारी जेनेटिक बीमारी थी ये आने वाले मेरे बच्चे के अंदर नहीं होगी। ठीक है, चांसेस है कि वो हो सकती है। तो ये सोमैटिक थेरेपी में होता है, क्योंकि वो जो क्योर करा गया है वो मेरे अंदर ही करा गया है, उसको आगे पास ऑन करने के लिए नहीं करा गया है। लेकिन जर्म लाइन थेरेपी में क्या होता है, जर्म लाइन थेरेपी में आपके जो भी क्योर करा जाता है वो जेनेटिक लेवल पे करा जाता है, ताकि आने वाली जो आपकी ऑफस्प्रिंग है, बच्चे जो होंगे, उनके अंदर भी वो जेनेटिक बीमारी आपके कभी ना पनपे, ये सुनिश्चित करने के लिए आपके जर्म लाइन थेरेपी करी जाती है। तो ये है बेसिक अंतर। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? सोमैटिक सेल होता है सिंगल सेल किसी भी बॉडी का। मान के चलिए मेरी उंगली है, इसमें कोई दिक्कत है तो इसका सेल आपका उठाया जाएगा, ठीक है जी। उसी के साथ ही हार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसका सेल उठाया जाएगा। तो ये आपका सोमैटिक सेल कहलाता है। ये ह्यूमन बॉडी का इसमें सोमैटिक थेरेपी में उठाया जाता है। उसके बाद डैमेज्ड सेल को हेल्दी सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसमें यही होता है। और थेरोपेटिक जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके बॉडी में फिर से, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ह्यूमन बॉडी बेहतरीन ढंग से आपके काम करने लग जाती है। लेकिन इसमें नेक्स्ट जनरेशन में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। तो ये सोमैटिक थेरेपी क्या होती है ये बता दिया। और जर्म लाइन थेरेपी क्या होती है? इसमें आपके जर्म लाइन में एक तरीके से ये थेरेपी करी जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में आगे भी ये सारी चेंजमेंट पास ऑन हो सके। ठीक, अडॉप्ट टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ये जर्म लाइन थेरेपी आपकी लाई गई है। इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग अ हेल्दी डीएनए इनटू द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव सेल में एक तरीके से चेंजमेंट लाके ताकि आगे बच्चे में बीमारी ना हो, ये जीन थेरेपी की तरह से करा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सोमैटिक थेरेपी और जीन थेरेपी में। होपफुली आपको अंतर समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, अब सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक सेल ऐसा सेल होता है जो स्पर्म या फिर एग सेल को छोड़ के आपकी कोई भी ऐसा सेल उठा लें आप, इन दोनों को छोड़ के, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सोमैटिक सेल में आती हैं। ठीक है, और जर्म लाइन सेल में क्या होते हैं? जर्म लाइन सेल में आपके वो सारे सेल्स, ठीक है, जो कि आपके गैमेट के होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के होते हैं, इसको इंक्लूड करा जाता है, तो वो जर्म लाइन सेल आपके कहलाते हैं। ठीक, इन दोनों का इस्तेमाल इन दोनों में होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल का इस्तेमाल सोमैटिक थेरेपी में होता है और जर्म लाइन सेल का इस्तेमाल आपके जर्म लाइन थेरेपी में होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। तब तक आप एक एक करके देख लीजिए। अगला देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब देखिए ट्रांसजेनिक आपके एनिमल कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल आपके वो एनिमल होते हैं जिसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनको बनाया गया हो। जैसे कि आपकी एग्जांपल थी डॉली शेप। डॉली शेप को जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प से आपके बनाया गया था। कुछ जीन में बदलाव करके आपके उस पर्टिकुलर शेप को आपके डिज़ाइन करा गया था। बाद में जो बच्चा पैदा हुआ था, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका एक बच्चा था जो ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से भी आपका जाना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, डॉली शीप एग्जांपल याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में चीज़ें घूमने लग जाएंगी। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें क्या करा जाता है, इसमें आपके एनिमल के डीएनए के अंदर थोड़ा चेंजमेंट करा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है
बायोरेमिडिफिकेशन का मतलब होता है वेस्ट मैनेजमेंट की एक टेक्निक जिसमें ऑर्गेनिज्म की हेल्प आपकी ली जाती है, क्या करने के लिए, टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया से पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, छोटे कीड़े मकोड़ों को हेल्प लेके आपके एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में इनकी मदद कर ली जाती है। तो ये आपके बायोरेमिडिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, मान के चलिए छोटे छोटे, आप कल कोई वक्त आता है कि बहुत सारा डिस्पोजेबल आपका पड़ा हुआ है, बहुत सारे आपके प्लास्टिक पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ ही कचरा पड़ा हुआ है। अब स्प्रे की हेल्प से कुछ लैब में कुछ चेंजमेंट करके कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो अगर इस एरिया में स्प्रे कर दिया जाए तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इन पे वो लोग अटैक करके इनको खा के और डाइजेस्ट करके इनको ख़त्म करने का काम करेगी, वेस्ट मैनेजमेंट को। तो ये आपकी क्या करेगी, बायोरेमिडिफिकेशन कहलाएगा, याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है। अगला है आपका बायो स्पैर्जिंग, ठीक है, बायोस्पैर्जिंग क्या होता है, बायोस्पैर्जिंग ये होता है कि आपको क्या करना है, एयर को हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, वाटर के अंदर आपको इंसर्ट करना है, डीप वाटर में, जिसकी वजह से आपके ग्राउंड वाटर का ऑक्सीजन क्या होगा, आपके बढ़ेगा। जब ग्राउंड वाटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब आप फ्रेश ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे पानी के अंदर, तो उसकी वजह से आपका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का जो रेट है ये बढ़ेगा, और पानी के अंदर जितना भी कंटामिनेशन था या फिर जितना भी आपका प्रदूषण था, इसको आसानी से आपके नेचुरली एक्रिंग बैक्टीरिया रिमूव कर देंगे। भाई बैक्टीरिया को क्या होता है, बैक्टीरिया को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, पानी सड़ने लगता है। तो उसी पानी के अंदर क्या करा जाएगा, अगर ऑक्सीजन को इंजेक्ट करा जाएगा आपके हाई प्रेशर से, जिसकी वजह से इन नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया को वो ऑक्सीजन मिलेगी और ये अपना काम आसानी से कर पाएंगे और कंटामिनेंट्स को आसानी से रिमूव कर पाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके बायोस्पैर्जिंग कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है आपका बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है, बायो ऑगमेंटेशन आपका क्या कहलाता है, बायो ऑगमेंटेशन का मतलब होता है स्पेशली कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में आपके इंट्रोड्यूस करा जाए, ठीक है, जो क्या करें, जो आपके टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स का ब्रेकडाउन करके उसको रिमूव कर दे, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए आपको बायो ऑगमेंटेशन की हेल्प ली जाती है, याद रखिएगा, ये कहलाता है आपका बायो ऑगमेंटेशन, ठीक। इसी के साथ साथ ही आपका फाइटो रेमेडिफिकेशन क्या होता है, ये सारे टर्म ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आपसे एग्जामिनेशन पूछ जा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फाइटो रेमेडिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या करा जाता है, इसमें प्लांट्स का आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। प्लांट्स का इस्तेमाल क्या कर किस लिए करा जाता है, टू क्लीन अप और कंटेन कंटामिनेंट्स इन द सॉइल। मान के चलिए सॉइल के अंदर कोई भी आपके कंटामिनेंट्स मिक्स है, मिट्टी के अंदर कोई भी कंटामिनेंट्स मिक्स है, तो फाइटो रेमेडिफिकेशन की हेल्प लेके क्या करा जाएगा, वो जो पेड़ है, ठीक, ये मान के चलिए कोई पेड़ है, वो पेड़ क्या करेगा, ठीक, वो पेड़ क्या करेगा, वो पेड़ यहाँ से सॉइल से जितने भी आपके मान के चलिए वो बैक्टीरिया है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और बाद में पत्तियों के पास वो पोल्यूटेंट्स आ जाएगा और फाइटो रेमेडिफिकेशन की हेल्प लेके पत्तियों से वो जितना भी पोल्यूटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका फाइटो रेमेडिफिकेशन कहलाता है। होपफुली आपको समझ आएगा। सॉइल के अंदर जितने भी आपके कंटामिनेंट्स हैं इसको रिमूव करने का तरीका होता है। अब इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर आपके क्या होता है, रेडियो एक्टिव जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको डीप बरी कर दिया जाता है आपके मिट्टी के अंदर। तो उसको रिमूव करने के लिए आपके सनफ्लावर प्लांट्स जो होते हैं, सनफ्लावर प्लांट्स क्या करते हैं, उसको इसी प्रोसेस के थ्रू आपके फाइटो रेमेडिफिकेशन की हेल्प से उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सनफ्लावर की हेल्प से आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करा जाता है फाइटो रेमेडिफिकेशन की हेल्प लेके। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है बायोपायरेसी, जो आपसे पूछा जा सकता है। बायोपायरेसी का मतलब होता है कि बायो रिसोर्सेस का, ठीक है, कोई रिच कंट्री है, कोई बहुत अमीर कंट्री है, तो वो गरीब कंट्री के अंदर जितने भी आपके बायो रिसोर्सेस हैं
उसका एक तरीके से शोषण करना, उसका हनन करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और इलीगली उसको ऑक्युपाई करना और उसको फ़ायदे के लिए अपने इस्तेमाल करना और मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना, ये बायो पायरेसी का आपका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ अब कंसर्न्ड है और वो कंपनसेटरी पेमेंट्स की भी अब डिमांड कर रही हैं जो कंट्रीज़ उन्हें लूट के गई है। ठीक, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारा आपका बायो रिसोर्सेस है। ठीक, लेकिन अमीर अमीर कंट्रीज़ आपकी आती हैं इन्वेस्टमेंट के बहाने से, जो कई के बार यहाँ से बायो रिसोर्स है इसको एक्सट्रैक्ट करके वो लोग अपने साथ ले जाती हैं। तो ये बायो पायरेसी का आपका तरीका है, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आगे है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जीएमओ क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें डीएनए में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपको कहलाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, होपफुली अब तक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब जीएम क्रॉप्स क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको वो कद्दू का एग्जांपल दिया था ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंडर में आती हैं। हम क्रॉप्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका प्रोडक्शन भी आपका बढ़ सके और उसके अंदर आपके कीड़े भी ना लगें और फसल एक तरीके से सुरक्षित रहे और ज़्यादा वीड भी ना हो या फिर ज़्यादा घास फूस भी ना हो। मान के चलिए, देखिए इसका हेल्प भी बहुत ज़्यादा हो पा रहा है। जैसे कि पहले चावल की खेती होती थी, धान की खेती होती थी, तो हमारे पास धान उस तरीके का आपका नहीं होता था। ठीक है, कि सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं हो पाते थे हम लोग, तो एक्सपोर्ट करने की बात तो बड़ी दूर की बात है। ठीक, कि हमारे पास इतना धान होता था जिसकी वजह से हम लोग खुद का पेट पूजन भी नहीं कर पाते थे, तो आगे निर्यात करना तो बहुत दूर की बात है। तो आगे चल के जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन किया। इसमें वीट, जैसे गेहूं है, गेहूं के जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके ये प्रजाति के आपके बीज लाए गए। ठीक है, फिर बाद में क्या करा गया, उसकी वजह से क्या हो गया, उसमें जीन में परिवर्तन किया गया था, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कई गुना आपकी बढ़ी, कई गुना उसकी प्रोडक्शन बढ़ी। उसी के साथ साथ ही वो लोग हेल्दी भी आपका बीज निकला और साथ ही साथ उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी भी थी और साथ ही साथ आपके कह सकते हैं वीड रेजिस्टेंट क्वालिटी भी थी। मतलब घास फूस भी ज़्यादा नहीं होती थी और कीड़े मकोड़े भी उसमें ज़्यादा नहीं लगते थे और साथ ही साथ कई गुना आपकी फसल की क्या हुई, प्रोडक्शन बढ़ी, जिसकी वजह से आगे चल के हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज हम लोग खुद तो खा ही रहे हैं और साथ ही साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से। ठीक है, जीन्स में कुछ परिवर्तन करके आपके जीएम क्रॉप्स बनाई जा रही हैं। ठीक, और याद रखें कि अपने आपके भारत में सिर्फ एक प्रकार का आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो ऑफिशियली आपका क्या करा गया है, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाई करा गया है। ये है आपका बीटी कॉटन। ठीक है, जिसमें बीटी का फुल फॉर्म होता है आपके, ठीक, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या होता है, ये स्पोर फॉर्मिंग आपका बैक्टीरियम होता है जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है या फिर क्राई प्रोटीन के नाम से इसे जाना जाता है, जो क्या करता है, जिसकी वजह से उस फसल में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये बीटी कॉटन की आपकी क्रॉप ऑफिशियली आपकी सरकार के द्वारा क्या करी गई है, रिकॉग्नाइज्ड करी गई है। ये भारत की इकलौती जीएम क्रॉप है जो ऑफिशियली अप्रूव्ड है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, लेकिन बीटी ब्रिंजल और जीएम मस्टर्ड, ऐसी चीज़ें भी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि बीटी ब्रिंजल और जीएम मस्टर्ड, जिसको DMH11 के नाम से भी है, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आपके सवा साल पहले। इसको क्या हुआ है, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो आपके मिल गया है, किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के हेल्प से। ठीक, लेकिन इसे अभी लीगल बैकिंग या फिर लीगल होल्ड नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये मार्केट में ऑफिशियली अप्रूव नहीं हो पाई है। अब ये GEAC क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये क्या होती है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये बॉडी आपकी आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसका काम ये होता है कि आपकी जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जितनी भी क्रॉप्स आ रही है या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, इसको स्टडी करना और इसके इन्वायरमेंटल जिसमें क्या भी आपके चेंजमेंट हो सकते हैं या फिर क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको स्टडी करना
कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तब तक अप्रूव करके भारत में नहीं लाई जा सकती है जब तक इस कमेटी की आपकी क्या हो, इस कमेटी की आपकी मंजूरी ना मिले। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये पूछा जा सकता है इसके बारे में आपको। ठीक, याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में इसे बनाया गया है, 2008 या 2010 में बनाया गया, ये लोग आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये GSA काम होता है जिसने आपके BT कॉटन को अप्रूव कर रखा है, लेकिन BT ब्रिंजल और GM मस्टर्ड अभी फंसी हुई है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि आपके जितने भी सेंसिटिव डेटा है जो बायो से रिलेटेड है, ठीक है, इसका मैनेजमेंट करना, इस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसका मदद करना, इसको बचाना और इसकी स्टडी करना और एक पैटर्न को ढूंढना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंडर में आती हैं। ठीक, और बायो सिग्नेचर आपका क्या होता है? बायो सिग्नेचर क्या होता है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है, मान के चलिए कोई एलिमेंट है, आइसोटोप है या कोई मॉलिक्यूल है, जिसको स्टडी करना, जिसके पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बारे में एक पैटर्न बनाना और उसकी स्टडी करना और उसको ढूंढना कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बायो सिग्नेचर के अंडर में आती है। याद रखिएगा कि बायो सिग्नेचर अगर आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक, अब यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने बताया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, जो सबसे पहले आपके अमेरिका में स्टार्ट करा गया था। इसमें क्या करा गया कि जितने भी आपके ह्यूमन्स हैं उनका जेनेटिक एक तरीके से पैटर्न, उसकी स्टडी करके उसका डेटा इकट्ठा करना, उसका डेटा इकट्ठा करना। अब डेटा जब इकट्ठा करा जा रहा है तो इसका काम क्या होगा? देखिए, इसका काम कई तरीके से हो सकता है, लेकिन दो आपको बताता हूँ। पहला काम कि मान के चलिए कोई आपका ऐसा कोई मर्डर केस आ जाता है, ठीक, आरोपी को ढूंढना है कि आरोपी कौन है। ठीक, तो अगर गलती से भी जिससे जो मर्डर था उसका अगर बाल, कोई भी आपका बाल है, बॉडी पार्ट है, फिर पसीना का बूंद, ये सारी चीज़ें अगर ग्राउंड पे गिर गई, अगर उसको स्टडी करी जाती है और ये उसका सभी लोगों का डेटा आपको क्या है, सरकार के पास इकट्ठा है, उनका जेनेटिक डेटा, DNA का डेटा इकट्ठा है, तो उसको स्टडी करके, उसके जीन्स को स्टडी करके क्या करेगा, वो कंप्यूटर की हेल्प से मैच करेगा कि हाँ, हमारे जो डेटा सेट है उसमें पता करते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर जो जीन है उसका डेटा है कि नहीं है। मान के चलिए वो डेटा इकट्ठा है इस पर्टिकुलर बंदे का, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे का है, उस बंदे की जानकारी निकाल के सरकार को यूँ पता चल जाएगा चुटकियों में कि हाँ, इसने ही आपके मर्डर किया है। ठीक, तो इससे आपके क्राइम में भी काफ़ी मदद करी जा सकती है, क्राइम को ठीक करने में। और उसी के साथ साथ ही आपके एक चीज़ और करी जाती है कि मान के चलिए सरकार ने सबकी जीन का डेटा इकट्ठा किया और एक पर्टिकुलर पैटर्न को उन्होंने स्टडी किया कि इनमें से कि 20 जनों को, 100 लोग को डेटा मान के चलिए इकट्ठा किया कि 20 जनों को इस पर्टिकुलर टाइप की बीमारी है, जिसका अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो ये पर्टिकुलर जीन का ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है ये, ठीक, और इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में ये दिक्कत आ रही है, तो उसको साइंटिस्ट लोग आपके क्या करेंगे, स्टडी करके उस पर्टिकुलर पार्ट पे रिसर्च करके उसको क्योर करने का या फिर इसको ठीक करने का तरीका निकालेंगे, जिसकी वजह से नए नए आपके ड्रग या फिर दवाएं भी तैयार हो सकती हैं, नए नए क्योर के प्रोसेस भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, याद रखिएगा। तो ये आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, ये हो गया। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था आपका, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इंडिया में इसे 2020 में स्टार्ट करा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में इसे स्टार्ट करा गया है, जनवरी 2020 में स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले मिड 1980 में यूएस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आपका एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा स्टार्ट करा गया था, ठीक है। क्या करा गया, 3 बिलियन DNA पेयर्स को इकट्ठा करने का काम करा जा रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा, और इंडिया में भी इसे 2020 में स्टार्ट करा गया है। अच्छा, अब बायोपेस्टिसाइड आपका क्या होता है? अब बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ लैब में कुछ कल्चर करा जाता है, उनको बनाया जाता है, उसको कुछ चेंजमेंट करके, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपके पेस्ट कंट्रोल में या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको कंट्रोल करने में आपकी ये बायोपेस्टिसाइड हेल्प करती है। जब उसका छिड़काव करा जाता है तो जितने भी आपके पेस्ट हैं जो आपके प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं उसको रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं, तो ये आपका बायोपेस्टिसाइड होता है।
ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा बायोपेस्टिसाइड का, बैसिलस स्पेरसस और बैसिलस पोपिलिया। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है। बायो फर्टिलाइजर इस तरीके से क्या होता है, बायो फर्टिलाइजेशन कि लैब में कुछ कल्चर करके आपके कुछ चेंजमेंट करना आपके फर्टिलाइजर में, जिसको जैव विविधता की हेल्प से, आपके ऑर्गेनिज्म के हेल्प से आपके नया फर्टिलाइजर बनाना जो कॉस्ट एफिशिएंट हो और साथ ही साथ आपके टारगेटेड अप्रोच हो कि हाँ हमको ये चीज़ इसमें चाहिए एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ें आपके बायो फर्टिलाइजर की मदद से करी जा सकती है। ठीक, आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप सिंपल समझिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से आपके जो मर्डर मिस्ट्री वगैरह मैंने आपको बताया था, जो क्राइम्स है, इन सब का डेटा अगर आप सरकार के अपने पास रखेगी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से अगर किसी का बाल भी है, पसीना भी है, इन सब की स्टडी करके क्या करा जाएगा, उसको स्टडी करके अपने डेटा सेट में वो देखेगा और इससे कोई भी क्राइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस चीज़ में उपयोग होता है आपका, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, डीएनए एडिटिंग। अब देखिए, एक आपका जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये क्रिस्पर कैस9। अच्छा, देखिए क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, क्या होता है, कैस9 आपके बायोलॉजिकल ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो आपके डीएनए लेवल पे क्या करती हैं, स्टडी करते हैं और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं तो उस इन्फेक्टेड पार्ट को, ठीक है, क्रिस्पर कैस9 का हेल्प आपका इसलिए करा जाता है कि उस इन्फेक्टेड पार्ट को अगर आपको कट करके रिमूव करना है तो डायरेक्टली तो आप कैंची ला नहीं सकते। ठीक, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, तो माइक्रो, ठीक है, जितने भी आपके माइक्रोलॉजिकल मतलब माइक्रो लेवल के आपके सीजर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है छोटा सा, जिसकी हेल्प से उसको कट करा जाता है टारगेटेड डीएनए को और उसको रिमूव करा जाता है और इन्फेक्टेड डीएनए की जगह आपके हेल्दी डीएनए को रखा जाता है। ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी की हेल्प से करा जाता है। क्रिस्पर कैस9 का काम क्या होता है कि इसको फाइंड करना आपके जहाँ पर इन्फेक्टेड पार्ट है और उसको कट करना, उसको रिमूव करना और उसको रिप्लेस करना हेल्दी पार्ट से। तो ये क्रिस्पर कैस9 सीजर की हेल्प से करा जा सकता है। ये आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, याद रखिएगा कि ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो आपके डीएनए एडिटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, डीएनए एडिटिंग में हेल्प करते हैं। क्या नाम है उसका, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये कितने तरीके के आपकी वैक्सीन्स होती हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड किलर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ये समझिए। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, इसमें क्या होता है, आपकी जो वायरस होता है उस वायरस को वीक करना, मतलब उसकी प्रतिरोध जो क्षमता होती है उस क्षमता को थोड़ा कम करना और उसको कम करके, ठीक है, कम करके उसका रेप्लिकेशन करना और लॉन्ग लास्टिंग के लिए एक तरीके से आपका नया क्या बनाना, एंटी वायरस बनाना, एंटी वायरस वैक्सीन बनाना। तो ये आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की थ्रू होता है, जिसमें आपके जिंदा जो आपके वो वायरस होते हैं उनका आपका लैब में हेल्प करके आपकी वैक्सीन बनाई जाती है, जिस वैक्सीन का आपका इस्तेमाल आपके ट्यूबरक्लोसिस, एमएमआर और ओरल पोलियो वैक्सीन और चिकन पॉक्स के इस्तेमाल के वैक्सीन बनाने के लिए इस प्रोसेस का हेल्प लिया जाता है। और अगला आपका तरीका होता है वैक्सीन बनाने का, ये होता है इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, मतलब उस वायरस को मार के उसके पैटर्न को स्टडी करके कि हाँ इसमें ये पैटर्न होता है, उस पैटर्न को स्टडी करके उसका एंटीवायरस दवा बनाना। तो ये इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन के थ्रू भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका हेल्प आपके पोलियो वैक्सीन के बनाने के लिए करा गया है और रेबीज़ वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन को बनाने के लिए करा जाता है। और जो कोवैक्सीन आपकी दवा आई थी कोविड-19 के वक्त में, ये आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी। इसमें जो है वायरस को मार के फिर उसका पैटर्न स्टडी करके दवा बनाई गई थी। और वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती है, इसमें क्या होता है, वायरल वेक्टर वैक्सीन में यूज हार्मलेस वायरस, ठीक है, यूज हार्मलेस वायरस टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल ऑफ पैथोजन इनटू आवर सेल। इसमें क्या करा जाता है कि उसी वायरस का हेल्प लेके, हार्मलेस जो वायरस होता है उसका हेल्प लेके वेक्टर का इस्तेमाल करके आपके दवाएं बनी जाती हैं, एंटीवायरस बनाया जाता है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि जो वायरल वेक्टर वैक्सीन का आपका एग्जांपल है ये कोविशील्ड है
और स्पुतनिक जो आपकी रशिया की वैक्सीन थी, और कोविशील्ड ये आपके वायरल वेक्टर वैक्सीन थे। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के क्या हेल्पफुल थे बता दिया मैंने आपके, और इनएक्टिवेटेड की वजह से हमने कोवैक्सीन बनाए थे हमने खुद के भारत में। तो ये पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक चीज़ जाननी थी कि इतने तरीके की होती हैं, ये क्या क्या होती हैं। आगे स्टेम सेल जानते हैं। स्टेम सेल के बाद आपके मोटा मोटा बायोटेक्नोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद जो भी करंट में जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उसको सिर्फ ऐड ऑन करना है, ठीक। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल आपका स्पेशल ह्यूमन सेल होता है। स्पेशल ह्यूमन सेल होता है जिसको मान के चलिए स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, देखिए बेसिक से बात है कि किसी पर्टिकुलर बंदे का मान के चलिए हार्ट थोड़ा मतलब वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, उसमें कोई बीमारी है, ठीक, एक पर्टिकुलर पोर्शन में बीमारी है, तो क्या करा जाएगा, उसकी हार्ट के स्टेम सेल को रिमूव करा जाएगा। हार्ट के स्टेम सेल को रिमूव करा जाएगा और उसको कल्चर्ड करके उसमें बाद में चेंजमेंट करके फिर से प्लेस करा जाएगा, तो आपका क्या होगा, उसका हार्ट की फंक्शनिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और उसी के साथ साथ ही आने वाली जो पीढ़ी है, अगर आप चाहते कि आने वाली पीढ़ी में आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई हार्ट की बीमारी है जो आने वाले बच्चों में ना हो, और उसी के साथ साथ ही कोई ऐसी बीमारी है या फिर कुछ ऐसे चेंजमेंट है जो आप चाहते हैं कि बच्चों में आने वाले वक्त में वो हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके स्टेम सेल थेरेपी से करी जा सकती हैं। इसमें क्या करा जाता है, आपके स्टेम सेल को उठाया जाता है, ठीक है, स्टेम माने जड़ होता है, उस सेल को उठाया जाता है एक तरीके से, जहाँ पर आपको चेंजमेंट चाहिए होता है उसमें कल्चर्ड करके उसमें चेंजमेंट करके वो फिर से आपके मदर में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, वो एग, जिसकी वजह से जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें वो सारी चेंजमेंट आपकी निकल के आती है जो आपको चाहिए थी, ठीक। डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल, जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे अल्जाइमर को किसी की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, तो स्टेम सेल थेरेपी से क्या हो सकता है कि आने वाला उसका जो बच्चा होगा उसको अल्जाइमर की बीमारी ना हो, तो ये स्टेम सेल थेरेपी की हेल्प से करी जा सकती है। हैव द एबिलिटी टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल, हैव स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर। जितनी भी डैमेज सेल होती है दोनों में काम होता है आपका, ये आने वाले ऑफस्प्रिंग में भी, और साथ ही साथ आपके एक पर्टिकुलर बंदे का अगर बॉडी में कुछ दिक्कत है उसको ठीक करने में भी काम आता है। तो स्टेम सेल थेरेपी से ये चीज़ें करी जा सकती हैं। अब स्टेम सेल आपका काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जैसे कि स्टेम सेल आपका एक तरीके से 2008 में चाइना में एक डॉक्टर था जिसने 2 जुड़वा बच्चों का ऑपरेशन किया था, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी की हेल्प से, जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी थी, मेरे ख्याल से निमोनिया हो गया या फिर कुछ और था, उसको उसने क्योर कर दिया था जो उनके पेरेंट्स में था, ठीक है, उनके पेरेंट्स में हेपेटाइटिस की हेपेटाइटिस की जो बीमारी थी उनके पेरेंट्स में थी, उसको क्योर कर दिया था ताकि उनके बच्चे में वो बीमारी ना आ पाए। ये उसने स्टेम सेल थेरेपी की मदद से उसने करके दिखाया था, ठीक है। और हाल ही में आपका 2025 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में एक केस आया था जिसमें स्टेम सेल थेरेपी से एक ऑपरेशन आपका करा गया है, ठीक है, इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। स्टेम सेल थेरेपी याद रखिएगा, जिसमें डैमेज्ड बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के, उस सेल को रिपेयर करने की क्षमता आपको स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू हो सकती है, जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट आगे जो डेवलप होगा वो डिजीज़ फ्री होगा, आपका कोई बीमारी उसमें नहीं होगी। या फिर आपका जैसे मान के चलिए कि हार्ट में कोई दिक्कत है, तो जो हार्ट आपका नया डेवलप होगा वो बिल्कुल आपका फ्रेश होगा, बिल्कुल उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई क्योर 100% उसका होगा, ठीक। ये था आपका स्टेम सेल थेरेपी। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट थे, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली इस वीडियो में। और इससे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में, लोअर पीसेस के एग्जामिनेशन में इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ ही आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी, 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए। मोटा मोटा मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन 10 में से इन्हीं तीनों टॉपिक से आएंगे। और जो आने वाले आपके जो 2-3 वीडियो और मैं डालूंगा, उससे टोटली आपके जो 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं होपफुली आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस पिछले नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए। इसका लेक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, मैं डाउनलोड में PDF उसमें डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
और प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, और आने वाले वक्त में और ऐसी बेहतरीन मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।